हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री में। और हम पिछले वीडियो में इन टेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। तो इसका आंसर आप कैसे देंगे, इसके लिए एक फार्मूला देखते हैं हम लोग। वी नो दैट रेजिस्टेंस R इक्वल टू रो L ओवर A। इस फार्मूले को ध्यान दीजिएगा। रो क्या हो गया, वेयर रो इक्वल टू रेसिस्टिविटी, L लेंथ ऑफ कंडक्टर, A क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो देखिए हम इसका आंसर इसी से निकाल सकते हैं। इस फार्मूले से ही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। इस फार्मूले को ध्यान से देखिए, इस फार्मूले से ही हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि हमें क्या बताना है, रेजिस्टेंस कंडक्टर किस पे डिपेंड करता है, कौन से वो फैक्टर हैं। तो पहला फैक्टर देखिए, फर्स्ट लेंथ ऑफ द कंडक्टर, पहला पॉइंट तो ये। दूसरा ध्यान दीजिए, रेसिस्टिविटी। सेकंड पॉइंट होगा रेसिस्टिविटी। नेक्स्ट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। और लास्ट पॉइंट होगा टेम्परेचर। ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। इतने फैक्टर हैं जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। रेसिस्टिविटी का मीनिंग हो गया मटेरियल ऑफ कंडक्टर, मटेरियल ऑफ कंडक्टर कौन सा है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आप देख रहे हैं, फिजिक्स के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमें फार्मूले बहुत अच्छी तरीके से आने चाहिए। अगर हमें फार्मूले आते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू अ थिक वायर और अ थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स वाई। ये पूछा जा रहा है कि जो करंट का फ्लो होगा वो थिक वायर में आसानी से होगा या थिन वायर में। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। इस फार्मूले को तो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट रेजिस्टेंस R इक्वल टू रो L ओवर A, वेयर रो इज रेसिस्टिविटी, L इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ कंडक्टर। अब इसमें देखिए, थिकनेस देखने के लिए मैं दो वायर बनाता हूँ। देखिएगा, ये हमने एक वायर बनाया और एक वायर मैंने ये बनाया। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका थिक वायर और ये हो गया हमारा थिन वायर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, राइट। तो ये ध्यान दीजिए, ये थिन वायर, ये थिक वायर। इट मीन्स इसका मीनिंग क्या है, ये तो हो गया आपका, इसका एरिया कम है, इसका एरिया ज़्यादा है। और हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस के बारे में। तो इस फार्मूले को ज़रा देखिए, अगर मैं इन दोनों में रिलेशन निकालूं तो ये देखिए ये क्या रिलेशन निकल के आया कि रेजिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर के। ये क्या हो गया,
क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, राइट। देखिए इसका मीनिंग क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगर आप एरिया को इंक्रीज करोगे, एरिया इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस कितना लो हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। अगर आप एरिया को इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। इट मीन्स इसमें रेजिस्टेंस कम होने पे करंट फ्लो कैसा करेगा, फास्ट, ठीक है, बोलिए। और जब आप एरिया को कम करोगे रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो करंट का फ्लो कैसा हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो ये बात समझ में आई। इट मीन्स आप बताइए किस में फ्लो फास्ट होने वाला है, तो हम बताएंगे थिक वायर में जो करंट का फ्लो होगा वो फास्ट होगा। तो मैं इसका आंसर लिख देता हूँ, चलिए इसका आंसर लिख देते हैं। कैसे इसके आंसर लिखेंगे, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। So its resistance will low and current will, यहाँ से लिख दीजिएगा, current will flow more easily through a thick wire in comparison of a thin wire। ये इसका आंसर होगा। समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए कितने अच्छे क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन थर्ड से देंगे, समझिएगा। लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट। तो रेजिस्टेंस कैसा है, रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है। इट मीन्स आर जो है हमारा कांस्टेंट है। अब आगे देखिए, while the potential difference across the two ends of the component decreases to half of its former value। अगर V1 V है तो V2 कितना हो गया, B/2 हो गया। ये मीनिंग हो गया। What change will occur in the current through it। तो अगर मैं पहली वैल्यू I1 को I मान लूँ तो मुझे I2 क्या करना है, फाइंड आउट करना है। बस ये क्वेश्चन है, तो बहुत ही सिंपल है। देखिए कैसे करेंगे। आर कांस्टेंट होने का मतलब ये जो आर कांस्टेंट किया गया है कि R1 और R2 दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, आर है। तो देखिए इसे कैसे करेंगे, मैं स्पेस बनाता हूँ और फिर इसे हम सॉल्व कर देते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा। We know that, फार्मूला जानते हैं ओम्स लॉ।
फ्रॉम ओम्स लॉ से देख लेते हैं। V इक्वल टू आई आर, तो फर्स्ट कंडीशन बनाते हैं हम लोग, V1 इक्वल टू I1 और R कैसा है हमारा कांस्टेंट, तो उसे मैंने कैसे रखा सेम। अब देखिए सेकंड कंडीशन बना ली जाए, V2 इक्वल टू I2R, देखिए सेकंड में भी R कैसा रखा हमने कांस्टेंट। अब क्या किया जाए, यहाँ से देखिए फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आएगा V1 ओवर V2, I1R ओवर I2R, R से R कैंसिल, रिलेशन क्या आ गया, ये देखिए ये रिलेशन आ गया, मतलब हमें इस फार्मूले को यूज करना है। देखिए अब B1 की वैल्यू अब यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। देखिए V1 की वैल्यू कितनी है V, V2 की वैल्यू V/2, तो यहाँ पे 1 मान लीजिए, I1 I है और I2 निकालना है, तो ये देखिए इंटरनल एक्सटर्नल, तो क्या आएगा, देखिए ये 2 आ जाएगा ऊपर, I ओवर I2, V से V कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2I2 इक्वल टू I, तो I2 की वैल्यू क्या आ गई I/2, इट मीन्स करंट की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। समझ में आ गया। अगर आपने रजिस्टेंस को सेम रखा और वोल्टेज को हाफ किया तो करंट भी कैसा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इट मीन्स इफ वी decrease the potential difference half, then current will also be reduced, will also reduce half, ये इसका आंसर होगा। समझ में आ गया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, मैं समझता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है, ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसके थ्रू हमने इसे सॉल्व कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कंटिन्यू करते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर से भी सॉल्व कर देते हैं, देखिएगा ध्यान दीजिए, इसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो समझिएगा ऐसा क्यों होता है, तो हम यहाँ आंसर लिखते हैं, बिकॉज alloys have high melting points in comparison of pure metal. Due to this reason, coils of electric toasters and electric irons made of an alloy rather than a pure metal। बताइए बात समझ में आ गई। क्योंकि जो एलॉय होते हैं उनका बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो उसके कॉइल्स बनाएंगे तो ईजिली क्या होगा, मेल्ट नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो बहुत ईजी था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पहला है विच अमंग आयरन एंड मर्करी इज ए बेटर कंडक्टर। तो देखिए बेटर कंडक्टर डिपेंड करता है रेसिस्टिविटी पे बच्चों। जिसकी रेसिस्टिविटी जितनी कम होगी उसमें करंट का फ्लो उतना ही फास्ट होगा, इट मीन्स वो उतना ही बेटर कंडक्टर होगा। मैंने क्या कहा कि जो कंडक्टर डिपेंड करेगा, मैं यहाँ पे इसका आंसर लिख देता हूँ। आयरन इज better conductor than mercury because iron has low resistivity in comparison of mercury, in which current very fast। तो ये तो हो गया आंसर आपका इसका ए पार्ट का। अब इसका बी पार्ट भी देख लिया जाए। चलिए अभी इस पॉइंट को ध्यान दीजिए। जब आप 12.2 वाले टेबल को देखेंगे तो सबसे टॉप में सिल्वर को दिया गया है, और सिल्वर का देखेंगे तो सबसे रेसिस्टिविटी सिल्वर की लो है, और अगर जिसकी रेसिस्टिविटी लो होगी तो वहाँ करंट का फ्लो बहुत ही फास्ट होगा और बहुत ही अच्छा कंडक्टर होगा। तो ये लिखा गया है कि बेस्ट कंडक्टर कौन है। तो इसका आंसर क्या होगा? Silver is best conductor in listed material in given table 12.2 because it has lowest resistivity value। तो ये आपको, मैं समझता हूँ ये सब समझ में आया होगा। तो इन क्वेश्चनों को अगर एक बार आपको समझ में नहीं आता है तो इसे बार बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो इस सेशन को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट सेशन में हम लोग इस इन टेक्स्ट क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।